अगर मान के चलिए यहाँ मनीष कश्यप थे, यहाँ कोई मुस्लिम पत्रकार होता तो क्या उनके लिए आप अपनी आवाज बुलंद करते? कन्हैया कुमार जब जेएनयू में नारा लगा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके माता पिता ने उसका समर्थन कर दिया। मैं तो फिर भी धर्म और देश के लिए लड़ रही हूँ, तो मेरे माता पिता विरोध कैसे करेंगे? कि हमारे देश राज्य में, बिहार राज्य में मौजूदा सरकार है, वो खुद ईडी के पंजे से बच नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं कहूंगी। उसका भाई बकरुद्दीन जब स्टेज पे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को गाली देता है, तब नहीं होता। ये 2 कौड़ी के मौलाना नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को गाली देते हैं, तब माहौल खराब नहीं होता। सामने से कह रही हूँ, अगर वो संविधान को लेकर नहीं चलेंगे तो हम सनातनियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हम भी उसके विरुद्ध जाएंगे, न्यायपालिका के अंदर रहकर काम करेंगे, लेकिन अपने धर्म पे कि आपको किसी पार्टी द्वारा, विशेष पार्टी द्वारा फंडिंग मिलता है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि जब आप ये सारे काम कर रही हैं तो आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? को लेकर चल रही हो। रही बात फंडिंग की, भाई कोई भी पार्टी फंडिंग कर दो यार, अभी बहुत कुछ। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम बन चुका है जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा विरोध दिखाते नजर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग बहुत ज्यादा समर्थन दिखाते भी नजर आते हैं। मनीष कश्यप के समर्थन में आज खुशबू पांडे उतर चुकी हैं, और ताज्जुब की बात मुझे तब लगी जब मुझे पता चला कि खुशबू पांडे हमारे बिहार के जमुई की रहने वाली हैं, और मुझे नहीं लगता था कि बिहार की बेटी दिल्ली में जाकर इतना दहाड़ती होंगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सतर्क बिहार पे। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, एक चीज बताइए, बिहार की बेटी हैं आप, दिल्ली में दहाड़ती हैं, और आज सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप के समर्थन में दहाड़ती नजर आ रही हैं, क्यों? सबसे पहले ये गर्व की बात है मेरे लिए कि मैं इस बिहार की बेटी हूँ, उस बिहार की बेटी हूँ जिसने शून्य दिया, उस बिहार की बेटी हूँ जिसने राजनीति दिया, और मैं सन ऑफ बिहार कहे जाने वाले मनीष कश्यप जो कि एक पत्रकार है, मैं उनके समर्थन में इसलिए उतरी हूँ क्योंकि बहुत सारे, जैसा कि आपने कहा कि मैं दिल्ली में दहाड़ती हूँ, तो दिल्ली में दहाड़ने के बाद जो प्रतिक्रिया मेरे साथ होती है उसके बाद कोई रिपोर्टर बात नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले राजनीतिक मुद्दा, धार्मिक मुद्दा, देश का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, सारे मुद्दे पे बात होती है, सारे मुद्दे पे बात होती है, पर उसके बाद मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, इस पे नहीं होती। इकलौते एक ऐसे पत्रकार मनीष कश्यप, अगर आप पूछ रहे हो कि मैं उनका समर्थन क्यों कर रही हूँ, तो उसका रीजन है कि जब बिहार से एक पत्रकार दिल्ली आता है केवल इसलिए, ये जानने के लिए कि क्या बिहार की वो बेटी जिसकी उम्र केवल 21 साल है, क्या वो दिल्ली में धार्मिक, राजनीतिक सभी बात करने के बाद भी सुरक्षित हैं? वो एक ऐसे इंसान थे जो मेरे लिए खड़े हुए, इसीलिए आज मैं उनके लिए खड़ी हूँ। तो एक चीज बताइए, मनीष कश्यप के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, बिहार पुलिस धारा पे धारा लगाती जा रही है, उनके ऊपर जांच बैठ चुकी है, और सबसे बड़ी बात, उनके अकाउंट में जितना भी बैलेंस था उसको सार्वजनिक करके उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। इसके बाद लग रहा है कि मान लीजिए कि मनीष कश्यप ने कुछ देशद्रोह वाला काम कर दिया, और बहुत बड़े देशद्रोही हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जिनके परिवार खुद संघ से जुड़े हों, जिनके परिवार में खुद आर्मी मैन रहे हों, जिनके पिता खुद बॉर्डर पे लड़ाई करके आ चुके हों, आपको लगता है कि उनके सुपुत्र कभी देशद्रोह का काम कर सकते हैं? देशद्रोह का काम कौन कर रहा है? ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है। जातिवाद के आधार पे इस बिहार को कैसा मोड़ दिया गया है ये सबको पता है, और जातिवाद के आधार पे किस तरह बिहार में वोट अर्जित किया जाता है ये आपको भी पता है। सड़क का सच्चाई हमारे राज्य में जिसे मुख्यमंत्री बना दिया गया है कि हम ये करेंगे, हम रोजगार देंगे, हम वो करेंगे, नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद कोई उनसे सवाल नहीं कर रहा, बल्कि दूसरे राज्य चला जा रहा है कमाने के लिए। ये सवाल उनको सरकार से करना चाहिए कि जब आप जीतने से पहले मुझसे ये वादा करा था आपने कि मैं आपको रोजगार दूंगा, तो मैं किसी और राज्य क्यों जाऊं? और ये सच्चाई जब मनीष कश्यप सामने ला रहे हैं तो ये हमारे बिहार के मौजूदा सरकार को खटक रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे राजनीतिक दलों की बात की जाए तो सामने आ रहा है कि मनीष कश्यप के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तो जोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति की बात बोल दें, थोड़ा अपने धर्म को के बारे में बोल दें, अगर कोई आपको तिलक लगाते हुए दिख गए, रुद्राक्ष पहनते हुए दिख गए, तो भाई वो बीजेपी वाला है। ठप्पा लगेगा क्योंकि राम को लाने वाला इकलौता पार्टी ही बीजेपी था। तो अगर कोई भी अपने देश, अपने धर्म के लिए बात करे तो उसे बीजेपी वाला कहना पड़ेगा, क्योंकि 70 साल से जो हमारे देश में मौजूदा सरकार थी उसने ना केवल हमारे देश हित में भी ना काम किया और ना ही हमारे धर्म हित में काम किया। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर मान के चलिए यहाँ मनीष कश्यप थे, यहाँ कोई मुस्लिम पत्रकार होता तो क्या उनके लिए आप अपनी आवाज बुलंद करती? अगर वो सही होता तो मैं जरूर करती। अगर सही होता, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं गिने चुने मुसलमान को अभी भी मानती हूँ, गिने चुने, उसके अलावा जैसे कि डॉक्टर रिजवान अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम,
तारिक फतेह हमारे देश के नहीं है, पाकिस्तानी है, लेकिन सर्वप्रथम वो अपने आप को भारतीय और हिंदू कहते हैं। मैं पाकिस्तानी के भी समर्थन में, क्योंकि वो सर्वप्रथम अपने आप को सनातनी और भारतीय कहता है। मैं उस मुसलमान के समर्थन में हूं, लेकिन मैं जिहादियों के विरुद्ध हूं जो ये लगाते हैं ना नारा, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अगर वो हिंदू गलत है, अगर वो मुस्लिम गलत है, तो उसका समर्थन करने वाले भी गलत है। अगर ओवैसी और उसके भाई क्या बकरुद्दीन, वो अगर स्टेज पे चढ़ के बोलता है कि हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का नाम लेकर ये कहता है कि उनके पता नहीं के क्या भगवान है, वो भगवान है, ऊपर से माहौल खराब हो जाएगा, है ना, ऊपर से स्टेज पे चढ़ के चिल्लाने वाले नाराए तकदीर, ठीक है, नीचे खड़े रहते हैं आदमी लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। जब आप ये कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई वास्ता नहीं, हमारा ओवैसी से कोई वास्ता नहीं, हमें हमारा अकबरुद्दीन से कोई वास्ता नहीं, तो वो नारा लगाने वाले आखिर कौन होते हैं? सबसे बड़ी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मनीष कश्यप हिंदू है क्या, इसीलिए उनका समर्थन हो रहा है? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहें तो हाँ, सनातनी के लिए तो जान भी हाजिर है। अगर मनीष कश्यप गलत होते हैं तो, अगर गलत साबित कर दिया जाता है तो क्या उनका साबित कर दिया जाता है ये तो नहीं बोल सकते। अगर हमें अपने न्यायपालिका पे भरोसा है, अगर हमें पुलिस प्रशासन पे भरोसा है, सरकार की बात अभी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो अभी हमारे देश राज्य में, बिहार राज्य में मौजूदा सरकार है, वो खुद ईडी के पंजे से बच नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, अगर उनकी गलती साबित होती है, साबित की नहीं जाती है, क्योंकि सच्चाई हमारे सामने है। जो वहां से भगाए गए मजदूर है तमिलनाडु से, उनकी आप वीडियो सुन लो, वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमें ट्रेन में ढकेल ढकेल के भेजा गया, भर भर के आए हैं हम यहाँ जिंदा वापस। तो आप उनकी सच्चाई सुनो ना, दूसरों ये गोईठे में घी सुखाने वाली काम क्यों कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि वहां पर जांच हुई है और वहां पर सब कुछ एकदम कॉमन पाया गया, एकदम नॉर्मल पाया गया है। तो जो मतलब कि जो अभी बिहार पहुंचे हैं मजदूर, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ 2-3 क्लिप मेरे पास भी आई थी जहाँ पे बताया गया था जमुई के भी 2 लोग थे, 2 भाई थे जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप एक काम करिए, आप तो पत्रकार है सर, भारत के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं आप, तो आप एक काम करिए ना, उन लोगों से मिलिए, पता करिए। अभी आप सिर्फ एक ट्वीट डालिए ना कि आखिर कितने लोग हैं जो जीवित बिहार आ चुके हैं तमिलनाडु की घटनाओं के बाद, आपको खुद ब खुद सबका रिपोर्ट मिल जाएगा, किसी और पे तंजा कसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा चलिए, ये तो मनीष कश्यप की बात थी, अब जरा आप पे आ जाते हैं। दिल्ली में आप खड़ी होती हैं, कई मीडिया कर्मी आपके पास आते हैं, आपकी बाइट लेते नजर आते हैं, वहां पर आप उनसे बाइट देती हैं और एक कट्टर हिंदू के रूप में आप वहां पर नजर आती हैं। तो वहां पर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि वहां पर उन लोगों को बाइट देने का आखिर क्या मकसद है, क्या मतलब उस चीज का हम समझे? वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं बाइट भले आज दे रही हूँ, आज मैं दिल्ली गई हूँ, वहाँ पे लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला पत्रकारिता के द्वारा, उन लोगों के द्वारा मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, और मुझे अपनी बात पे इतना भरोसा रहा है कि मैं बहुत सारी लड़कियां जो लव जिहाद में फंसी है, मैं उनको वापस ला सकती हूँ, और मैं उनको वापस लाऊंगी। जो हिंदू अपने आप को सेकुलर की संज्ञा दे रखे हैं, मैं उनको बताऊंगी कि तुम सबसे पहले सनातनी हो, मैं उनको ये बताऊंगी तुम्हारी सच्चाई क्या है। और ये सब कहने का मतलब एक ही है, सनातनी को जगाना। अच्छा चलिए, आप सनातनी को जगाइएगा, मानते हैं, लेकिन एक चीज बताइए, क्या आपके इस कार्य से धर्म विवाद नहीं हो सकता है? बाकी धर्म के लोगों को ऐसा नहीं लग सकता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके खिलाफ आप बोल रही हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ये ओवैसी जब ये नारा देते हैं, ये जब कहते हैं कि एक मस्जिद तो हमने खोली, एक बाबरी हमने खोदी, ज्ञान व्यापी हम नहीं खोएंगे, मथुरा हम नहीं खोएंगे, ठीक है, सब मस्जिद उनकी है, ये ज्ञान व्यापी में राज्य करने वाला कौन था भाई? ये हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने वाला कौन था? 2 कौड़ी का औरंगजेब, यही था ना? हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मुगलों से आपका कोई वास्ता नहीं, तो औरंगजेब से क्या वास्ता है? उस टाइम धार्मिक माहौल खराब नहीं होता? उसका भाई बकरुद्दीन जब स्टेज पे हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को गाली देता है, तब नहीं होता? ये 2 कौड़ी के मौलाना नेशनल टेलीविजन पे बैठ के हमारे शिवलिंग को गाली देते हैं, तब माहौल खराब नहीं होता? सामने से कह रही हूँ, अगर वो संविधान को लेकर नहीं चलेंगे तो हम सनातनी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हम भी उसके विरुद्ध जाएंगे, न्यायपालिका के अंदर रहकर काम करेंगे, लेकिन अपने धर्म पे चोट आएगी। अकॉर्डिंग टू संविधान, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं जा रही हूं। अगर हमें मेरा गीता ये सिखाता है कि धर्म रक्षा, स्त्री रक्षा, देश रक्षा, आत्मरक्षा और गौ रक्षा पे बात आए तो तलवार उठाइए और सामने वाले का सर धड़ से अलग करिए, तो संविधान भी हमें यही सीख देता है। चलिए, आखिरी प्रश्न, एक चीज बताइए कि जैसे आप तो लगी हुई हैं सनातन को आगे बढ़ाने में, सनातनी को बचाने में और लव जिहाद को खत्म करने में, इन सारे कार्यों में आप लगी हैं, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि आपको किसी पार्टी द्वारा, विशेष पार्टी द्वारा फंडिंग मिलता है, और साथ ही साथ कहा जाता है कि जब आप ये सारे काम कर रही हैं तो आपके पास पैसा कहां से आ रहा है बाकी काम करने के लिए, तो इस पर क्या कहिएगा? वैसे मैं आपको एक बता दूं, मैं नेशनल प्लेयर हूं, ठीक है, अभी मेरे कुछ मैच भी होने वाले हैं, आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूं। तीसरा, पॉलिटिक्स, धर्म, ये सारी बातें को लेकर चल रही हूं। रही बात फंडिंग की, भाई कोई भी पार्टी फंडिंग कर दो यार, अभी बहुत कुछ बदलना है देश में और राज्य में भी। अगर फंडिंग आने लगा ना तो भगवान कसम, महादेव कसम, इतना बदलाव करेंगे ना जितना आदमी सोचा नहीं होगा। ये अभी फंडिंग नहीं आ रही है, खुद के दम पे कर रही हूँ, अपने पिता के दम पे कर रही हूँ, जो कर रही हूँ, मेरे घर से पैसे आते हैं हर महीने की, बेटा तुम चलाओ, और जरूरत पड़ेगा तो तुम्हारे पिता
खड़े हैं। घर से पैसा आ रहा है? जी बिल्कुल। हमें अब जाहिर सी बात है, स्टूडेंट 21 साल की उम्र हो रही है, हम थोड़ी ना कमाएंगे। घर वाले कुछ बोलते नहीं कि भाई ऐसे तुम दहाड़ रही हो वहां जाकर के, कल को पता चला कि भाला फरसा लेके तुम्हें ही काट दिया गया दिल्ली में दिन दहाड़े, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो गया, तो ऐसे रोकते नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया कुमार जब जेएनयू में नारा लगा रहा था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उसके माता पिता ने उसका समर्थन कर दिया। मैं तो फिर भी धर्म और देश के लिए लड़ रही हूँ, तो मेरे माता पिता विरोध कैसे करेंगे? तो बिल्कुल खुल के समर्थन करते हैं? बिल्कुल खुल के समर्थन करते हैं। और हाँ, थोड़ी रोक टोक जो एक पेरेंट्स, एक परिवार का होना भी चाहिए, ताकि हम कहीं भटके ना। थोड़ा रोक टोक रहता है कि संभल के करना, क्योंकि प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन ना तुम्हारा प्राण जाना चाहिए, ना तुम्हारा वचन जाना चाहिए। हमें तुम जीवित चाहिए, क्योंकि देश को सुधारने के लिए तुम जरूरी हो। बाकी खुशबू पांडे जी हमारे साथ थी, इनका ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी लोगों के साथ जो लोग खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं और उनका और एक मीडिया कर्मी का बर्ताव आपस में कैसा होता है ये आप तमाम लोग जानते होंगे, लेकिन खुशबू पांडे जी का और बाकी मीडिया कर्मियों का व्यवहार आपस में क्या होता है ये आपके सामने है। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।